बच्चों हमने अध्याय 2 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। संधारित्र से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं हमारी बुक में जिसको आज हम करने जा रहे हैं। आज हम उदाहरण देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 2.8 से लेके अंतिम 2.10 तक। तो चलिए आप क्या करें, सबसे पहले उदाहरण को स्वयं हल करें, फिर जाके आप इस वीडियो से मिलान करें। तो आप कॉपी और पेन ले लें, पहले हल करें और फिर इसके मिलान करें। तो चलिए देखते हैं हम उदाहरण 2.8 जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि के परावैद्युतांक पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका के संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, समझ गए बात को। के परावैद्युतांक के पदार्थ के कोई गुटका है अपने पास, उसका क्षेत्रफल क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र के क्षेत्रफल के समान है। दो समांतर पट्टिकाएं होती है, उसके क्षेत्रफल के क्या है, समान है। लेकिन गुटके की मोटाई कितनी है, 3/4D है। जो गुटके की मोटाई कितनी है, 3/4D है। और यहाँ D क्या है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी, पृथक्करण है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र ये है, इस तरह है, मान लो सपोज कीजिए ये है, तो इसके अंदर भी क्या है, एक प्लेट और है। इसके अंदर क्या है, एक प्लेट और है, और वो भी प्लेट कैसा है, इनकी तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी मोटाई है। उसकी मोटाई कितनी है, जो इनके बीच की दूरी है उसका 3/4 है। मोटाई कितनी है, इनके बीच की दूरी का 3/4 है। ठीक है, चलिए अब ये पूछेंगे पट्टिकाओं के बीच अगर गुटके को रख दिया जाए तो धारिता में क्या परिवर्तन आएगा। क्या रख रहे हैं अपन, परावैद्युतांक माध्यम रख रहे हैं। लेकिन हमने जो थ्योरी पार्ट देखा है वहाँ पे तो हम पूरा का पूरा ही भरते थे, हम पूरा का पूरा ही रखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, पूरा नहीं रखा, कुछ पार्ट में ही रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट में ही रखा है। कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई एक मैं बनाता हूँ घनाभ या घन की आकृति। यहाँ पे देखिए आप, ये मान लीजिए मैंने एक आकृति बनाई। आप ये मानिए कि ये वाला हिस्सा इधर वाला और इधर वाला क्या है, प्लेट है। ठीक है, संधारित्र क्या है, प्लेट है। ये मान लीजिए अपन ने A1 प्लेट है और ये क्या मान लिया अपन ने A2 प्लेट है। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, संधारित्र बन गया। इनके बीच की दूरी बता रहा है कितना, D। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया, एक मोटा सा प्लेट रख दिया इन्होंने क्या किया, एक मोटा सा प्लेट रख दिया। उस मोटे से प्लेट की बात कितनी चौड़ी रख दी, 3D/4 रख दी। जब इन्होंने 3D/4 रख दी, 3D/4 रख दी तो बचा कितना, D/4 बचा ना। अपने पास क्या बचा, D/4 बचा। तो D/4 वाले हिस्से में तो क्या है, जो 4 हिस्सा है भाई, कुल दूरी D है। भाई आप समझे नहीं इस बात को, कुल दूरी D है तो D में से 3D/4 घटाऊंगा तो ये घटेगा, कितना बचा, D/4। तो कहने का मतलब है इसमें तो क्या है, वायु या निर्वात बोल सकते हैं D/4 में तो, है ना। और इसमें क्या है, इस वाले हिस्से में क्या है, माध्यम है। 3D/4 में क्या है, माध्यम है। तो ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये 3D/4 और D/4 तो अपन बाद में काम में लेंगे। मैं आपको पूरे मेथड से इसको बताता हूँ ताकि क्या हो, और भी प्रश्न आ जाए इसे तो उसको भी हम क्या करें, बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, हैं शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पट्टिकाओं के मध्य अगर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है उस वक्त संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0 A/D होता है। थोड़ी देर के लिए इसको अपन ने क्या किया, C0 मान लिया, C0 मान लिया। कब, जब अपन ने कोई भी पट्टिका नहीं रखी है तब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। जब समीकरण नंबर 1 दे दिया तो आप चाहें तो उसके बारे में लिख देंगे। A क्या है, संधारित्र पट्टिकाओं का क्या होता है, वहाँ पे क्षेत्रफल होता है। ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 3D/4 नहीं लूँगा, बाद में लूँगा। मैं मानता हूँ संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य क्या कर रहा हूँ, T मोटाई और K परावैद्युतांक वाले पदार्थ की पट्टी रखता हूँ। ठीक है, समझ रहे बात को। 3D/4 बाद में यूज करूँगा। मैंने T मोटाई का एक पट्टी रख दी जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक है, जब मैंने T मोटाई की पट्टी रखी तो उसके अंदर होगा क्या, उसमें क्या होगा, विभवांतर कैसे निकलेगा, वायु के भाग में विभवांतर निकलेगा और माध्यम के भाग में क्या होगा, विभवांतर निकालेंगे। तो वायु के भाग में विभवांतर, वायु का भाग कितना हुआ, पूरी चौड़ाई कितनी मान रहे हो आप, D। तो D में से क्या करेंगे, T घटा देंगे। भाई ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है, D है। और यहाँ तक मान लो, यहाँ तक T में तो मैंने क्या किया, परावैद्युत भर दिया, है ना। तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया, तो आप कहोगे बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया, D-T हो गया। तो ये तो वायु हो गया और ये क्या हो गया, माध्यम हो गया। समझ रहे बात को। T का मान आगे ले लेंगे अपन, ताकि T इसलिए ले रहा हूँ कि और भी प्रश्न आए तो उसको आप हल कर सकें। तो अपन ने ये ले लिया, तो V बराबर अपन जानते हैं फॉर्मूला होता है, भाई ये तो अपने को पता ही है। तो अपन ने क्या किया, V का फॉर्मूला रख दिया।
यहाँ पे अपन ने क्या किया, माध्यम वाला लिया तो सिग्मा बट्टे में एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, है ना, मोटाई आ गई, बट्टे में क्या आ गया, और यहाँ पे मोटाई कितनी है इसकी, डी माइनस टी है, मोटाई कितनी है, डी माइनस टी है। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से अपन ने इसको थोड़ा सा हल कर लिया, ये वी का मान आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वी का मान आ गया। भाई कॉमन ले लो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पता ही है, पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, ये अपने को पता है। तो इससे अपन ने क्या किया, मोटाई ले ली। बाद में मुझे इसको भी यूज करना है, ये जो दिया हुआ है ना, इसे भी यूज करना है। समझ गए यहाँ तक। तो अपन ने यहाँ तक ले लिया। अब इसके आगे जाए तो v का जो मान है हम क्या करें, ये रख दिया। वहाँ जो सिग्मा है उसको क्या लिख सकते हो, q बटा a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सिग्मा की जगह मैंने q बटा a भी लिख दिया। तो कुल मिला के मेरे पास v आ गया। ठीक है, अपने पास क्या हो गया, ये v आ गया। तो v आ गया तो धारिता निकालने। अब अपने को क्या करना है, धारिता निकाल लें। माध्यम रखने के बाद धारिता निकालें। तो धारिता होता है q अपॉन v, है ना। तो q का मान और v का मान रख दें। तो यहाँ पे q अपॉन v चाहें तो इससे निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो। देखिए आपने कहा v बराबर q एप्सिलॉन नॉट a, है ना, और d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ से मुझे चाहिए q अपॉन v, q अपॉन v चाहिए। तो ये इधर आएगा उधर जाएगा। तो ये a एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना हो गया, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर क्या होगा, q अपॉन v होगा। तो अपन डायरेक्ट निकाल लिए। ये अपने पास क्या हो गया, q अपॉन v हो गया। ठीक है, ये सूत्र अपने को याद रखना है। अगर ये सूत्र याद रखते हो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न फटाफट कर सकते हो। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फटाफट कर सकते हैं कि माध्यम, है ना, जो प्राविद्युत माध्यम पूरा ना भर के थोड़ा बहुत भरा जाए तब ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे शुरू होते हैं। इस प्रश्न में तो इतनी आवश्यकता नहीं थी, अगर मुझे ये सूत्र याद होता तो मैं डायरेक्ट बोलता, है ना, लेकिन अपन ने पूरा निकाल लिया, अच्छी बात है। अब अपने को क्या करना है, टी मोटाई दे रखी है कितनी, 3d/4, मोटाई कितनी दी है, 3d/4। तो यहाँ पे टी की जगह क्या करोगे, 3d/4 रख दोगे। तो अपन ने टी की जगह 3d/4 रख दिया। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, हल करेंगे ये आ जाएगा। इनको हल कर लो, एप्सिलॉन नॉट a अपन ने ले लिया, इसको हल कर लिया, 4k कॉमन ले लिया, है ना। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बटा d, इधर आएगा 4k बटा k प्लस 3। अब देखो ये किसके बराबर था, c नोट के बराबर था। जब अपन ने क्या किया, प्राविद्युत माध्यम नहीं रखा, उसकी धारिता के ये क्या था, बराबर था। तो ये आ गया c नोट बराबर 4k बटा k प्लस 3। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जो पूर्व की धारिता है उससे कितने गुना वृद्धि होगी, 4k बटा k प्लस 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। k क्या है, आपको प्राविद्युतांक दिया हुआ है माध्यम का, दिया होता है तो लिख लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो अपन के में रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में कई बार के का मान भी दिया जाता है, तो के का मान रख के भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2.9 की ओर चलें। और यहाँ इन्होंने कहा चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र है दिखा रहा हूँ आपको, आपकी किताब में भी चित्र बना हुआ है। क्या है, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र कि किसी नेटवर्क को कितने वोल्ट से जोड़ा गया है, 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। क्वेश्चन 2 पार्ट में बना हुआ है। पहला है नेटवर्क की तुल्य धारिता बताइए, और दूसरा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अपने को नोट भी दिया गया है। क्या दिया गया है, किसी संधारित्र पर आवेश उच्च विभव की पट्टिका पर आवेश के बराबर होता है तथा वह आवेश निम्न विभव की पट्टिका पर आवेश के परिमाण में समान परंतु विजातीय होता है। ये तो अपन जानते हैं, जो संधारित्र होता है उस पर क्या होता है, प्लस क्यू वाला ही आवेश मानते हैं, है ना। एक पे प्लस क्यों होता है, एक पे क्या होता है, माइनस क्यों होता है। जिधर प्लस होता है वो उच्च विभव वाला पार्ट होता है, जिधर माइनस आता है वो क्या होता है, निम्न विभव वाला पार्ट होता है। ये अपने को मालूम भी है। ठीक है, तो परीक्षा में ये नोट देना आवश्यक नहीं उनका, परीक्षा में ये नोट डला हुआ नहीं भी आएगा। तो चलिए पहले चित्र की बात कर लें। तो ये अपने पास चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए धारिताओं को धारिताएं हैं अपने पास C1 C2 C3 C4 संधारित्र क्या है, धारिता है। यहाँ सबसे पहले तो आप पहचानिए कि कौन से क्रम में जोड़ा गया है। सबसे पहले अपने को क्या पहचानना है, कौन से क्रम में जोड़ा गया है। तो पहचानने का सीधा सा तरीका है, देखिए प्लस के बाद अगर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, अगर ये एकांतर क्रम में चलते हैं, अगर ये एकांतर क्रम में चलते हैं तो ये कौन सा क्रम होता है, ये इनका श्रेणी क्रम होता है। किस क्रम में जुड़े होते हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। लेकिन अगर प्लस के बाद फिर प्लस आ जाता है, फिर प्लस आता है, फिर प्लस आता है, माइनस के बाद क्या आता है, माइनस आता है, यानी सजातीय के बाद सजातीय आते हैं, सजातीय के साथ क्या होता है, सजातीय आते हैं। तो ये क्रम कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। ये क्रम कौन सा होता है अपने पास, समांतर क्रम होता है। तो ये बात भी अपने बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं देखूँ कि कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा, ये चित्र जो बना हुआ है
यहाँ पे जो संधारित्र हैं कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं शुरू होता हूँ C1 से, ध्यान देना, ये देखिए प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। लेकिन आगे फिर क्या आ गया, माइनस आ गया, ये कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट कौन से क्रम में है, तो ये वाला पार्ट क्या है, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इस वाले पार्ट को अगर इससे जोड़ा जाए तो ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ये कौन से में, समांतर क्रम में। यानी मैं क्या करूं, C1 C2 C3 इसका एक तुल्य निकाल लूं, तुल्य धारिता निकाल लूं, तो वो इसके साथ क्या होगा, समांतर में होगा। समझ गए बात को। तो चलिए C1 C2 C3 ये तो पता चल गया कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अपन एक ही बात कर रहे हैं, तो दिए गए जाल में क्या है, C1 C2 C3 परस्पर कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जुड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन इनका क्या है, सीरीज में है। ठीक है, मैं इसकी तुल्य धारिता C' मान लेता हूं। तो फॉर्मूले से हम जानते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो ये अपन ने सूत्र रख दिया। ठीक है, सबका कितना दिया हुआ है, सबका सेम दे रखा है, 10 कितना दिया हुआ, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है आपको 10 माइक्रोफेरेड, सबका क्या हुआ है, 10 माइक्रोफेरेड है। तो अपन क्या करें, यहाँ पे हर जगह C1 C2 C3 का मान कितना रखें भाई, यहाँ पे आपको क्या हुआ है, C1 C2 और C3 तीनों के मान कितने दिए हुए हैं, 10 माइक्रोफेरेड दे रखे हैं। अपन ने रख दिया 1/10 1/10 1/10, जोड़ोगे तो कितना होगा, 3/10 आएगा। किसका मान आएगा, 3/10, तो ये 1/C' का मान आया। इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल ले लो, इसका व्युत्क्रम ले लो, तो ये कितना आएगा, 10/3 माइक्रोफेरेड आएगा। और फेरेड में अगर बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 की घात -6 फेरेड कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। तो अब कुल मिला के बात ये हो गई कि नया C' हो गया। इसको चित्र में ले जाता हूँ। अगर इनको हटा के इनकी जगह मैं क्या करूँ, C' लगा दूँ, इसकी जगह क्या करूँ, C' लगा दूँ, तो ये C' और C4 कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। क्यों, इसका माइनस आ रहा है, इधर से इसका प्लस और इसका प्लस आ रहा है, तो ये कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो ध्यान रखना, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक C' ले रहे हैं और C4 ले रहे हैं, ये कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इनकी तुल्य धारिता तो आपको पता ही है क्या होती है, तुल्य धारिता कैसी होती है भाई, चित्र ऐसा बना के दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इनकी जो तुल्य धारिता होती है दोनों को जोड़ने पे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 कहाँ तक, n तक, ये तो होती है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास C क्या होगा, ये आपका C' और क्या होगा, C4 होगा। ठीक है, C' की वैल्यू तो है ही आपके पास 10/3 और C4 की वैल्यू कितनी है, 10। एलसीएम ले लो 3, 10 या 30 और 10 40, तो 40/3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। यानी जो पूरा सिस्टम है, आपको जो पूरा सिस्टम दिया गया था उसकी जो धारिता है वो कितनी आ गई, 13.63 माइक्रोफेरेड। कैसे आई, 40 में 3 का भाग दे दूँ, 40 में क्या करें, 3 का भाग दे दें, तो ये आ जाएगा 13.63 माइक्रोफेरेड। यानी पूरा सिस्टम जो जाल दिया हुआ है वहाँ पे जो धारिता है, यानी वहाँ पे C1 C2 C3 C4 इतनी सारी धारिताएं लगा रखी हैं, उन सबको हटा के हम एक धारिता ले सकते हैं, कितने का, 13.63 माइक्रोफेरेड या फिर 40/3 माइक्रोफेरेड। क्लियर, ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया। बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में देखिए ये कहा गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। जानते इस बात को, श्रेणी क्रम में क्या होती है, आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। तो आप मान लीजिए C1 C2 और C3 ये जो संधारित्र थे इसमें आवेश कितना था, Q था, कितना था, Q था। और इसको विभवांतर कितना दिया हुआ है, आपको प्रश्न में दिया हुआ है 500 वोल्ट। कितना दिया हुआ है अपने को, प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए 500 वोल्ट। ठीक है, ये रहा 500 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया गया, चित्र में भी दे रखा अपने को 500 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया गया। तो इसको Q आवेश, इसको भी Q और इसको भी क्या होगा, Q आवेश मिलेगा, और इसका क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में V बराबर होता है ना, श्रेणी क्रम में क्या होता है, Q बराबर होता है। तो एक बार हम क्या करें, श्रेणी क्रम वाले को देख लें, तो श्रेणी क्रम में क्या हो गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना है अपने पास, 500 वोल्ट है कुल विभव, है ना। तो ये अपने पास आ गया। V1 को क्या लिख सकते हैं आप, Q/C1, इसको लिख दिया अपन ने Q/C2 और इसको क्या लिख दिया, Q/C3। Q कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसका मान भी है आपके पास, कितना है, 1/C' है।
अभी निकाला ना अपन ने, और 1/c' है तो ये आ गया q बराबर 500 c', और c' की वैल्यू भी है अभी निकाली थे अपन ने 10/3 गुणा 10⁻⁻⁶। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ए पार्ट में, तो ये मान रख दिया 10/3 गुणा 10⁻⁻⁶। तो इसको रखने के बाद ये आपके पास q आ गया। q कितना हो गया 1.667 × 10⁻⁻3। ठीक है, अब दूसरे सिस्टम पे चलिए। अब ये आपका क्या हो गया, उन तीनों को हटा के C1 C2 C3 तीनों को हटा के हमने क्या किया, एक नया ले लिया जिसको C' का है, उसका आवेश कितना हो गया, Q हो गया। अब समांतर क्रम की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, C4 पे आवेश अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, और विभव क्या होगा, समान आएगा। तो यहाँ पे Q' निकालें तो Q' कितना हो जाएगा, CV C4 गुणा V कितना है 500 वोल्ट है, V कितना है अपने पास 500 वोल्ट, क्योंकि V तो क्या होगा इस पर सबको समान मिलेगा। तो यहाँ से Q' का मान निकालें तो Q' का मान निकलेगा 5 × 10⁻³ कूलाम। 5 × 10⁻³ का कितना हो जाएगा, 3 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उदाहरण नंबर 2.10 देखते हैं, हमारे NCERT बुक का ही है। उदाहरण 2.10 यहाँ पे कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं देखिए, 900 पिकोफैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट के बैटरी से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, आपको धारिता दे दी है ना, और विभव दे दिया 100 वोल्ट। किससे क्या है, बैटरी से। इन्होंने पूछा संधारित्र में संचित कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी है, और इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके किसी अन्य 900 पिकोफैरेड के संधारित्र से संयोजित किया गया तो निकाय द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी है। दोनों कंडीशन में बतानी है, पहले कितनी है और बाद में कितनी है। ठीक है, क्या देख रहे हो यहाँ पे चित्र ए और बी बना हुआ है अपने पास। ए तो है संधारित्र में संचित कुल स्थिर ऊर्जा कितनी बतानी है, और बी में बतानी है इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके, वियोजित यानी हटा लिया है ना, और फिर अन्य 900 पिकोफैरेड के संधारित्र से क्या किया, संयोजित कर दिया तो क्या होगा, है ना। चलो देख लेते हैं। वैसे तो संयोजित कर दिया, दोनों की धारिताएं बराबर हैं, धारिताएं बराबर है तो बराबर बराबर हो जाएगा, ये तो अपने को पता ही है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया, ए पार्ट के लिए आपको सी दिया हुआ है 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻12 फैरेड हो जाएगा, है ना। वी कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। ठीक है, वी कितना है, 100 वोल्ट। तो यहाँ से हम जानते हैं क्यू बराबर होता है CV। क्यू बराबर क्या होता है, CV होता है। तो आप क्या करें, सी का मान रखें और वी का मान रख दें। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये वी का मान और सी का मान रख दिया। क्लियर यहाँ पे भाई, 900 है ना गुणा 10⁻12 तो सी का मान है और वी का मान 100 है, तो थोड़ा सिस्टमेटिकल रख दिया मैंने और हल किया तो ये आ गया मेरे पास 9 × 10⁻⁸ कूलाम। कितना आ गया, 9 × 10⁻⁸ कूलाम। ऊर्जा निकालें, इसमें ऊर्जा हम जानते हैं ½ CV² होता है। कितना होता है, ½ CV²। तो ½ CV² लगा देंगे, 1/2 तो ये रहा। सी आपके पास है ही 900 × 10⁻12, V² यानी 100 × 100। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5 × 10⁻⁶। ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करें तो अभी मैंने बताया कि संधारित्र को बैटरी से जब हटाकर, है ना, समान धारिता के दूसरे संधारित्र से संयोजित करेंगे, आवेश क्या होगा, दोनों संधारित्र को समान विभव पर होने तक पुनः वितरण होगा। ये अपन ने चर्चा की थी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, आवेशों का पुनः वितरण में। तो वहाँ पे क्या होगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं होता तब तक क्या होगा, वितरित होता रहेगा। हमने मान लिया दोनों का विभव कब समान हुआ, जब भी समान हुआ उस वक्त जो उभयनिष्ठ विभव था वो कितना था, V था। ठीक है, जब दोनों की धारिता समान होती है तो आवेश भी क्या होता है, समान रूप से वितरित होगा। आवेश भी क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। याद कर लो आप, Q1' बराबर आया था आपके पास, क्या आया था, C1/C2 आया था। वहाँ पे अपन ने देखा था कि जब उनका अनुपात देखा था आपने, Q1' और Q2' बराबर आया था C1/C2। अगर ये दोनों ही बराबर हैं, 1:1 में है, तो Q1' और Q2' भी क्या होंगे, बराबर होंगे, समान रूप से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आवेश भाई वो आवेश क्या मान लो, Q' मान लो, पहले Q था अब क्या हो गया, Q' हो गया, है ना, यही तो बात हुई। तो आवेश संरक्षण के से क्या होगा, Q + Q' किसके बराबर होगा, Q के बराबर। पहले एक ही था, पहले आपके संधारित्र क्या था, एक था, उसके पास Q था, उसने क्या किया, दूसरे को आवेश दिया, दोनों बराबर हो गए, Q' और Q', या Q/2 और Q/2 बोल रहे हैं, बात सही है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, Q' का मान कितना आएगा, Q/2 होगा, आधा आधा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए ये बात क्लियर हो गई। उभयनिष्ठ विभव भी क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। अब तो
क्यों हो जाएगा कि ओबेनिस्ट विभव का भी सूत्र आपने देखा था, V1/V2, अगर ध्यान हो आपके पास तो क्या आया था, C2/C1 आया था। यहाँ पे विभव भी क्या होगा, बराबर जाएगा, तो V डैश क्या होगा, V/2 होगा। क्लियर ये बात भी? जब ये सारी बातें क्लियर है तो आपको क्या करना है, U निकाल लीजिए, फाइनल U क्या होगा, बाद में कहते हैं U कितना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये इसको हल करेंगे, अपने पास जो अपने फॉर्मूला है हाफ CV², दोनों का निकालेंगे ना, हाफ CV² बाद में, है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास QV/4। भाई ये दो इसलिए, पहले वाले का हाफ QV से निकाला है मैंने यहाँ पे हाफ QV, और दूसरे का भी U के मैंने 3-4 फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पे QV का यूज कर लिया। क्लियर यहाँ तक? तो ये अपने पास Q डैश जो है अपने पास Q डैश के बराबर आया, और ये फाइनली आया QV/4। दोनों को क्या करें, हैं यहाँ पे फाइनली इसको हल करें, तो हल करने के बाद आपके पास आता है 2.25 × 10⁻⁻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 ⁻
कि ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की क्या है, आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, आधी ऊर्जा की हानि होती है। इसमें आधी ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। आधा हो जाएगा, ध्यान रखना, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी याद रखना, जिससे क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप फटाफट कर सकते हो। ये जो ऊष्मा आई ना, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि आधी ऊर्जा क्या हो गई, लॉस में गई। भाई ये अपने पास आ रहा है 2.25 जूल, 10 की घात जो भी है अपने पास, और इससे पहले जो आया था 4.5 इंटू 10 की घात -6 आया था। पहले 4.5 इंटू 10 की घात -6 आया, और अब जो आया अपने पास वो क्या हो गया, 2.25, तो आधा हो गया। तो ये बात अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे आपको पता ही है, हर चैप्टर को समाप्त करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो लेके आता हूँ, जिसके अंदर क्या हो, पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाए। और जब हम पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शॉर्ट वीडियो के साथ, जिसमें आप क्या करें, पूरा रिवीजन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को देखने से पहले आप स्वयं एक बार रिवीजन अवश्य करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।